ये जो है लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या देख रहे थे? अर्थव्यवस्था के बारे में देख रहे थे, ठीक है। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार थे, वो कौन कौन थे और कौन कौन पढ़ने वाले हैं समझिएगा। एक स्वामित्व के आधार पे, एक विकास के आधार पे और एक वैश्विक संबंध के आधार पे, ठीक है। स्वामित्व के आधार पे आपको 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगा, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। क्या क्या बोले? पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। ये स्वामित्व के आधार पे अर्थव्यवस्था के प्रकार थे। स्वामित्व का अर्थ ये हो गया मालिकाना, मतलब इसका मालिक कौन होगा, ठीक है, मालिकाना बोल सकते हैं। तो स्वामित्व का अर्थ यही हो गया, ओके। विकास के आधार पे, ठीक है, विकास के आधार पे आपको 3 प्रकार देखने को मिलेगा, एक विकसित, एक विकासशील और एक अविकसित, ओके। विकसित मतलब जो देश विकसित हो चुका है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से परिपूर्ण है, ठीक है, उसका आर्थिक स्थिति सब कुछ सही है, वो विकसित देश के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि यूएसए हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब विकसित देश के अंतर्गत आते हैं, ओके। विकासशील मतलब विकासशील हम उसे बोलेंगे जो विकसित होने के कगार पे है, ठीक है, विकसित होने के कगार पे है, अभी विकसित हुआ नहीं है, विकसित होने के कगार पे है, उसे बोलते हैं हम लोग विकासशील। जैसे कि इसमें कौन आएंगे? भारत आएंगे, ठीक है, पाकिस्तान आएंगे, ये सब विकासशील देश के अंतर्गत आते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अविकसित, अविकसित का अर्थ ये हो गया जो आर्थिक रूप से भी पूरी तरह से ये सब बिछड़ा है, आर्थिक रूप से कमजोर है, ठीक है, इसे बोलते हैं अविकसित अर्थव्यवस्था। और ये किस देश का है अविकसित में? तो रवांडा हो गया, युगांडा है, ये सब अविकसित देश के अंतर्गत आते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था कुछ खास है नहीं, ओके, इसीलिए। अब देखिएगा, तो अब हम जानेंगे स्वामित्व के आधार पे, मतलब मालिकाना इसका कौन क्या होगा। तो पहले हम जानेंगे स्वामित्व के आधार में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब देखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम बाजारी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। बाजारी अर्थव्यवस्था इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसको जो है बाजार के अकॉर्डिंग, मतलब बाजार के हिसाब से इसको ढाला गया। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि बाजारी अर्थव्यवस्था हम इसीलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसको ना बाजार की देखरेख में रखा जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि इसमें किसी निजी व्यक्ति का हाथ होता है, इसमें सिर्फ फायदा देखा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सिर्फ फायदा देखा जाता है, ठीक है। इसमें गरीब मर रहा है, गरीब को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है, बल्कि अपना निजी मतलब निजी जीवन में या फिर निजी कंपनी का बोल सकते हैं या प्राइवेट सेक्टर का बोल सकते हैं, ओके, इस सब को अगर फायदा हो रहा है तो इसी सब के अकॉर्डिंग में ये सब आते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोल दिया तो क्या बोलेंगे? तो बाजारी अर्थव्यवस्था ही बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। और इसमें नियंत्रण जो होता है किसी निजी व्यक्ति का होता है। जैसे कि जियो सिम ले लीजिए, किसका है? किसी निजी व्यक्ति का है, अंबानी का है, मुकेश अंबानी का है, ओके। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? पूंजीवादी आएंगे। पूंजीवादी मतलब कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से प्राइवेट, ओके। अब देखिएगा, निजी व्यक्ति का हाथ हो सकता है या निजी कंपनी हो सकता है, ठीक है, ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आएंगे, ओके। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसे कुछ देश भी आ जाते हैं, जैसे कि चीन को ले लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए, ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अमेरिका मुख्य रूप से जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, ओके। अब देखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जो होता है ना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, ओके। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो स्रोत मिलता है ये कहाँ से लिया गया है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्रोत ये किससे मिलता है? तो द वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है, इससे जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्रोत मिलता है। और द वेल्थ ऑफ नेशन किसका बुक है? तो एडम स्मिथ का बुक है। ये चीज भी आपको याद रखना है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा। अगला देखने वाले हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था इसे बोलते हैं गैर बाजारी अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब देखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम देखे थे हम बाजारी अर्थव्यवस्था, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे गैर बाजारी अर्थव्यवस्था। गैर बाजारी अर्थव्यवस्था जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था को ही कहे जाते हैं, ओके। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि इसमें बाजार में लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है,
ठीक है, समाज के प्रति कल्याण का काम हो रहा है तो उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग रखेंगे। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो नियंत्रण होता है ये सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार को अपना फायदा दिखे या ना दिखे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लोगों का भला होना चाहिए, समाज का कल्याण होना चाहिए। ये सब जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग इसे रखे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए बोले जाते हैं गैर बाजारी अर्थव्यवस्था। इसमें बाजार को देख रेख में नहीं रखते हैं। ठीक है, बस लोग को फायदा होना चाहिए इसमें। ओके, अब देखिए इसे केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहे जाते हैं। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था कहे जाते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था को। और इस पे पूरा नियंत्रण किसका होगा? सरकार का नियंत्रण होगा। किसका नियंत्रण होगा? सरकार का नियंत्रण होगा। देखते हैं कोई भी चीज अगर सरकार का, जैसे रोड अगर सरकार का है तो हम लोग कैसे चलते हैं? सीना तान के, भाई सरकार का रोड है, सबका अधिकार है, समाज कल्याण के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण नियंत्रण सरकार का होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज कल्याण करना। तो ये चीज तो हम लिखे हैं, समाज के कल्याण के लिए जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जनक, समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक पूछेगा आपसे, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कार्ल मार्क्स को बोले जाते हैं। और कार्ल मार्क्स का एक बुक है, वो चीज भी आपको याद रखना है, दास कैपिटल। किसके द्वारा लिखा गया है? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा ही लिखे गए हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश, प्रथम देश कौन है? तो सोवियत संघ है। कौन है? सोवियत संघ है। और सोवियत संघ में जो परास सबसे देश आते हैं वो रूस आते हैं, और रूस ही सबसे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाए थे। कोई दिक्कत नहीं है, जिसे बोलते हैं यूएसएसआर। सोवियत संघ को क्या बोलते हैं? यूएसएसआर। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा। इसी अर्थव्यवस्था को समवादी अर्थव्यवस्था भी कहे जाते हैं। लेकिन ये कहते कौन है? ये चीन कहते हैं। चीन के अकॉर्डिंग समाजवादी अर्थव्यवस्था को समवादी अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ में आ गया। समाजवादी अर्थव्यवस्था को समवादी अर्थव्यवस्था कौन देश कहते हैं? तो चीन देश में कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अब देखने वाले हैं हम लोग विकास के आधार पर। देखिए विकास के आधार पर हम आपको बता चुके हैं, विकास के आधार पर बता चुके हैं हम लोग। ओके, देखिए विकास के आधार पे एक विकसित थे, जिसमें कि विकसित देश में कौन आते थे? यूएसए आते थे, ऑस्ट्रेलिया आते थे। विकसित देश में विकासशील में कौन आते थे? भारत आते थे, पाकिस्तान आते थे। और वो विकसित में कौन कौन आते थे? रवांडा आते थे, युगांडा आते थे। ये सब देख लिए विकास के आधार पे। ओके, अब वैश्विक संबंध के आधार पे देखते हैं। वैश्विक संबंध के आधार पे आपको देखने को मिलेगा खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। वैश्विक संबंध के आधार पे आपको दो प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगा, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। ओके, खुली अर्थव्यवस्था का अर्थ ये हो गया जो स्वतंत्र रूप से कोई भी देश के साथ व्यापार कर रहा है या कर सकता है, इसे क्या बोलते हैं? खुली अर्थव्यवस्था। और खुली अर्थव्यवस्था कौन कौन देश में है? तो हांगकांग ले लीजिए, सिंगापुर ले लीजिए, यूएसए ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए, ये सब देशों में जो है खुली अर्थव्यवस्था है। ओके, वैश्विक संबंध के आधार पे कोई दिक्कत नहीं है। अब बंद अर्थव्यवस्था समझिएगा। बंद अर्थव्यवस्था किसे बोलते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था हम उसे बोलेंगे जहां आयात और निर्यात दोनों शून्य हो। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि अपना सामान ही उपजाएंगे और अपने देश में ही सामान बेचेंगे, मुझे कोई देश से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि उत्तरी कोरिया की जो अर्थव्यवस्था है ये बंद अर्थव्यवस्था है। ये कोई भी देश पे निपुण नहीं है, कोई भी देश से मतलब नहीं रखता। ये अपना खुद उपजाते हैं, चाहे आलू हो, गोभी हो, कुछ भी हो, ये अपना स्वयं पैदा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसी अर्थव्यवस्था है उत्तरी कोरिया में? तो उत्तरी कोरिया में बंद अर्थव्यवस्था है, जहां आयात निर्यात शून्य हो, कोई आन जान नहीं हो, बंद हो, इसे बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। कोई दिक्कत नहीं है। एक होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे बोलेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ये हो गया मिक्स। मतलब क्या हो गया? सरकारी कंपनी भी काम करेंगे और प्राइवेट कंपनी भी काम करेंगे। सरकारी बसें भी चलेंगे, प्राइवेट बसें भी चलेंगे। सरकारी स्कूल भी खोलेंगे, प्राइवेट स्कूल भी खोलेंगे। ठीक है, सरकारी मास्टर भी होंगे, प्राइवेट मास्टर भी होंगे। ठीक है, टीचर जिसे बोलते हैं। तो जो भी
सरकारी हो प्राइवेट हो, दोनों मिलके जो काम करते हैं एक ही देश में, उसे बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि आपको भारत में देखने को मिलेगा। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था को एक व्यक्ति थे, उसका नाम थे एपी लर्नर। एपी लर्नर के अनुसार जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्या बोला गया है? बोला गया है कंट्रोल इकोनॉमी। ठीक है, एपी लर्नर के अनुसार जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को कंट्रोल्ड इकोनॉमी कहा गया है। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कंट्रोल्ड इकोनॉमी कौन कहे थे? तो एपी लर्नर कहे थे मिश्रित अर्थव्यवस्था को। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक पूछेगा आपसे, मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक जो है वो है जॉन किनार्ड किन्स। जॉन किनार्ड किन्स जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक माने जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा। देखिए, इसे अपनाने वाला पहला देश, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला जो देश है, वो कौन कौन देश इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाए हैं? तो याद रखिएगा, ये इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब में जो है, ये सभी देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सभी ये सब देशों में दोनों मिलकर काम करते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, कुछ भी हो, ठीक है, दोनों मिलकर काम करते हैं, उसी को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि आपको इंडिया में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, ये सब देशों में आपको देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है? इसमें सरकारी का हिस्सा, मतलब सरकार का जो हिस्सा होगा 51% होना चाहिए। सरकार का हिस्सा 51% होना जरूरी है, तभी उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखते हैं। इसमें आपको प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम क्षेत्र समझिए, प्रथम क्षेत्र किसे बोलते हैं? प्रथम क्षेत्र हम उसे बोलेंगे जो प्रकृति पे निर्भर हो। ठीक है, जो प्रकृति के हिसाब से उसका निर्माण हुआ है, वो प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जैसे कि कृषि, कृषि किसके अंतर्गत आएंगे? प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि कृषि करने के लिए क्या क्या चाहिए? प्राकृतिक चीज चाहिए। पानी कहाँ से आया? प्राकृतिक है। पानी कोई बनाया तो नहीं है, पानी कहाँ से आया? प्राकृतिक है। गेहूं, चावल जो भी है, ये प्राकृतिक रूप से ये उपजाए जाते हैं। ओके, तो ये सब प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो कृषि हो गया। वानिकी, वानिकी मतलब क्या होगा? जंगल। जंगल क्या है? प्राकृतिक के अंतर्गत ही आते हैं। तो जंगल क्या हो गया? वानिकी क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? तो ये सब प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ओके, जो प्रकृति पे निर्भर हो। पशुपालन, गाय, भैंस, बकरी, कुछ भी ले लीजिए पशुपालन में, कुछ भी, तो ये सब कहाँ से आया? ये सब प्राकृतिक रूप से मिला है लोग को। ठीक है, पशुपालन ये सब क्या है? ये सब प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। मत्स्य पालन, मत्स्य पालन ये क्या है? मत्स्य क्या है? मत्स्य क्या है? तो ये सब प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। खनन, खनन, खनन किसके अंतर्गत आएंगे? तो खनन भी प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत ही आएंगे। ये सब क्या है? प्राकृतिक पे निर्भर है, तो ये सब प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, प्रथम क्षेत्र, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, कृषि प्लस सहायक क्षेत्र इसे कहे जाते हैं। प्रथम क्षेत्र को कृषि प्लस सहायक क्षेत्र भी कहे जाते हैं, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में कौन आएंगे? विनिर्माण आएंगे। मतलब कहने के अकॉर्डिंग समझिए, जो प्रथम क्षेत्र की सहायता से जिसका निर्माण हो, उसे द्वितीय क्षेत्र में रखे जाते हैं। जैसे प्राकृतिक रूप से सीमेंट, बालू ये सब होते हैं ना, तो उसे हम क्या करते हैं? विनिर्माण करते हैं, घर उर बनाते हैं। ठीक है, घर उर बनाते हैं। तो प्रथम क्षेत्र के अकॉर्डिंग कौन आते थे? जैसे कि आप ले लीजिए, कृषि ले लीजिए या फिर खनन ले लीजिए। ठीक है, खनन में बहुत सारे चीज आते हैं। तो कहने का अर्थ ये हो गया, प्रथम क्षेत्र की सहायता से जो उसका निर्माण किया जाए, मतलब दूसरा चीज का निर्माण किया जाए। प्रथम क्षेत्र मान लीजिए खनन ले लीजिए, खनन से क्या निकाले? लोहा, चांदी, कुछ भी निकाल लीजिए। लोहा निकाले, तो लोहा से हम लोग क्या बनाते हैं? लोहा से क्या बनाते हैं? भवन बनाते हैं। तो इसका सहायता लिए ना, प्रथम क्षेत्र का सहायता लिए ना, तो प्रथम क्षेत्र की सहायता से, ठीक है, जिसका उपयोग करते हैं उसे द्वितीय क्षेत्र में रखे जाते हैं। तो सब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। विनिर्माण प्रथम क्षेत्र से के अकॉर्डिंग
सहायता से विनिर्माण करना, ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखे जाते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहे जाते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। ये चीज भी आपको याद रखना है। ब्रेड, कपड़ा, ये सब क्या है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ब्रेड जो बनते हैं किससे बनते हैं? आटा से बनते होंगे। तो गेहूं डायरेक्ट पैदा हो जाता है, उसको तो प्राकृतिक रूप से ढाला जाता है, कृषि करना पड़ता है। उसके बाद उसको फ्रेश करके आटा बनाते हैं, और आटा बनाने के बाद फिर क्या बनाते हैं? उसको सेकते हैं, गूंदते हैं, पकाते हैं, तब ना जाके ब्रेड बनता है। तो प्रथम क्षेत्र की सहायता से ही ना हम ब्रेड बनाए। कपड़ा कहाँ से बना? सूती कपड़ा हो, कोई और कपड़ा हो, कैसे बना? उसको फ्रेश करके बनाया गया है। ओके, प्रथम क्षेत्र की सहायता से, कोई दिक्कत नहीं है। गैस जो बनाए गए हैं ये किसके अंतर्गत आएंगे? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि गैस जो होते हैं, गैस में बहुत चीज का मिश्रण होता है, ये डायरेक्ट गैस नहीं बना है। ओके, इसको बनाया गया है प्रथम क्षेत्र की सहायता से। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन गया? कोयला से बनता है, बिजली कोयला से बनता है, पानी से बनता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कोयला को इसी भी आप बिजली कह सकते हैं, उसको तो बनाया गया है ना। तो कोयला मान ली प्रथम क्षेत्र के अंदर आएंगे, खनन क्या हो गया? प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि प्रथम क्षेत्र की सहायता से ही ना हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, पानी से, कोयला से। ठीक है, तो प्रथम क्षेत्र की सहायता से जो नया चीज का निर्माण किया जाता है उसे द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखे जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब तृतीयक क्षेत्र समझिएगा। तृतीयक क्षेत्र का अर्थ ये हो गया, ठीक है, जो आप कार्य करेंगे, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो वही चीज बोला गया है कि जो आप कार्य करेंगे दिखाई नहीं देगा। ओके, जैसे कि डॉक्टर लोग जो सुई देते हैं, क्या आपको दिखाई देता है कितना का सुई है, कितना का नहीं है? दिखाई नहीं देता होगा। मान लो 10 रुपये का सुई दिया, तो आपको लग रहा होगा कि 10 रुपये का सुई दिया, लेकिन उसको मिला होगा 5 रुपये में। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये हो कि सेवा देना मतलब सेवा क्षेत्र को ही तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखेगा। हम पढ़ा रहे तो हम क्या दे रहे हैं? आपको सेवा दे रहे हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? एजुकेशन तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ओके, जो दिखाई नहीं देता हो तो हम लोग सेवा दे रहे हैं ना। चिकित्सा, डॉक्टर लोग क्या देते हैं? सेवा करते हैं, सेवा देते हैं। उसके बदले में आप क्या देते हैं? थोड़ा सा पैसा देते हैं, मतलब ठीक है। ये सब सॉफ्टवेयर क्या है? ये सब सेवा देना हुआ। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, सेवा देना, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, याद रखिएगा। और सरकार को सबसे ज्यादा जीडीपी में जो मुनाफा होता है, सबसे ज्यादा जीडीपी जो प्राप्त होता है, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही प्राप्त होते हैं। एजुकेशन में देखते हैं 18% जीएसटी लगा देता है सरकार। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फायदा किस में हुआ? एजुकेशन में हुआ, तृतीय क्षेत्र में हुआ, क्योंकि तृतीय क्षेत्र तो तीसरे के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो तृतीय क्षेत्र को सबसे ज्यादा लाभ होता है सरकार को। जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का। ओके, अब देखते हैं हम लोग बेरोजगारी। कोई दिक्कत नहीं है, ये सब हम देख लिए। बेरोजगारी समझिएगा, बेरोजगारी किसे बोलते हैं समझिएगा। ये देश की आर्थिक समस्या है, देश की आर्थिक समस्या है और लोग इससे बहुत सारा जूझ रहे हैं। ओके, अब समझिएगा, बेरोजगारी को जो माफ किया जाता है ये एनएसओ के द्वारा किया जाता है। एनएसओ एक संगठन है, ओके, संस्था है एनएसओ। इसके अकॉर्डिंग ये पता किया जाता है कि भारत में कितना बेरोजगारी है या अन्य देशों में कितना बेरोजगारी है। ओके, तो वैसे भारत का जो सर्वेक्षण करता है, बेरोजगारी का जो सर्वेक्षण करता है, ये एनएसओ ही करते हैं। इसका पूरा नाम होता है नेशनल सैंपलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्थापना 1950 में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो न्यू दिल्ली पड़ता है। कहाँ पड़ता है? न्यू दिल्ली पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब समझिएगा बेरोजगारी के प्रकार समझिएगा। बेरोजगारी आपको 2 प्रकार देखने को मिलेगा, एक अनैच्छिक, एक ऐच्छिक। एक अनैच्छिक, एक ऐच्छिक। अनैच्छिक किसे बोलते हैं समझिएगा। प्रचलित मजदूरी, रोजगार ना होने पर काम करने की इच्छा। मतलब कहने का अर्थ ये समझिए, प्रचलित मजदूरी रोजगार ना होने पर, मतलब रोजगार क्या है?
रोजगार नहीं है लेकिन आपको काम करने की इच्छा है। रोजगार नहीं है, भारत में रोजगार नहीं है लेकिन आपको काम करने की इच्छा है। ये किसके अकॉर्डिंग आएंगे? तो अनैच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, क्या नहीं है? रोजगार नहीं है लेकिन आपको काम करना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ऐच्छिक बेरोजगारी किसे बोलते हैं समझिएगा। मतलब क्या है? रोजगार है लेकिन आपको क्या नहीं करना है? आपको काम नहीं करना है। तो रोजगार है लेकिन आपको काम करने का मन नहीं है, ये ऐच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत रखे जाते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी किसे बोलेंगे? रोजगार नहीं है लेकिन आपको काम करने का मन है, इसमें रोजगार नहीं है। और इसमें ऐच्छिक में रोजगार है लेकिन आप कोढ़ी तरह बैठे हैं, काम करने का मन नहीं है आपको। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं आगे। अनैच्छिक बेरोजगारी को समझिएगा, दो भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र में, एक शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में आपको छिपी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलेगा। किसमें? ग्रामीण क्षेत्र में। अब समझिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में जो छिपी बेरोजगारी होता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है, अदृश्य बेरोजगारी होता है, ये सभी बेरोजगारी को एक ही नाम है। सभी बेरोजगारी का क्या है? एक ही नाम है। आप छिपी बोल दीजिए, प्रच्छन्न बोल दीजिए या अदृश्य बोल दीजिए, तीनों का एक ही नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। मौसमी बेरोजगारी अलग हो गया, मौसम के अकॉर्डिंग आपको काम मिलेगा। जैसे दुर्गा पूजा आ गया, दुर्गा पूजा में कोई फूकना बेच रहा है, कोई खिलौना बेच रहा है। ओके, तो ये सब क्या हो? मौसम के अकॉर्डिंग आपको जो काम मिलता है, तो इसे बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। ऐसे आप बैठे रहते हैं, किसी की शादी का कार्ड रोज नहीं छप पाता है, शादी होगा तभी ना छपाएंगे, शादी होगा किसी का तभी ना शादी का कार्ड छपाते हैं लोग। ऐसे तो बैठे रहेंगे, इसे बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी, कोई दिक्कत नहीं। शिक्षिक बेरोजगारी, शिक्षा है आपके पास, आप पीएचडी कर लिए हैं शिक्षा में, लेकिन आपको काम क्या मिला? काम मिला चपरासी का। काम क्या मिला? चपरासी का काम मिला। ठीक है, इसे बोलते हैं शिक्षिक बेरोजगारी, जो आपको शहर में देखने को मिलता है। औद्योगिक बेरोजगारी, ये सब चीज जो है, ये सारा का सारा चीज जो है हम आगे क्लास में जानेंगे। ओके, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले कंटेंट के साथ, अगले टॉपिक के साथ। आप लोग कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। फिलहाल अभी इकोनॉमिक्स चला रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस कंप्लीट खत्म करेंगे, स्टैटिक सब कंप्लीट। इसका पीडीएफ क्लास का नोट्स जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना है आपको। उसके बाद वहाँ पे जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि पूरी तरह से जो लुसेंट खत्म करे वो आपको मिलता रहे वीडियो। ओके, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।